मिनट। हाँ ठीक है। तो इस केस में रिएक्शन वाले पार्ट में आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश दे रखा और एम ई एम जी बी आर दे रखा, और यहाँ पे वन इक्विवेलेंट दे रखा। वन इक्विवेलेंट मतलब एक ही मोल का रिएक्शन करा रहा है। तो हम बोले थे कि इस चीज़ को सोच के देखना, ऑल्दो ये सवाल जैसे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे ऐसे नहीं रिएक्शन में, बट सोच के देखना। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी होता है, इसमें CH3 माइनस वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। हम लोग एसिड बेस के कुछ रिएक्शंस में इस चीज़ का डिस्कशन कर चुके थे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे लास्ट क्लास में जो SOCl2 का रिएक्शन बताया था, उससे पहले क्लास में THCl के साथ रिएक्शन या एसिटाइलेशन वाला रिएक्शन था। तो उसमें ये बोला था जो कार्बन वाला पार्ट है, इस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसका मतलब ये पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को कोऑर्डिनेट कराते हैं, क्योंकि जब भी कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को इस कार्बन पे कोऑर्डिनेट कराएंगे तो यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर में R के साथ C, यहाँ O माइनस बनना चाहिए, OR डैश बनना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे CH3 वाला पार्ट। तो लास्ट क्लास में एक और चीज़ बताए थे, और उससे पहले क्लास में बताए थे, अगर एक कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल है और एक लिविंग ग्रुप है, तो आराम से एक न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कराएगा। तो जब यहाँ से लिविंग ग्रुप को रिमूव कराएगा तो R के साथ C डबल बॉन्ड O बनेगा, और इस पे एक CH3 ग्रुप वाला पार्ट बचा रह जाएगा। और इसके अलावा क्या बच गया, तो R डैश बाहर निकला और O माइनस वाला पार्ट बाहर निकला। तो अपने रिएक्शन में सेकेंड स्टेप में यहाँ पे H3O प्लस दे रखा है। H3O प्लस क्या करेगा, तो H3O प्लस वाला पार्ट जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे H प्लस का एडिशन कराएगा, तो R डैश के साथ OH वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। सवाल में ऐसा बोला है, एसीटोन एज द सोल प्रोडक्ट, या एसीटोन एज द सोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। एसीटोन एज द सोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, केवल एसीटोन मिलना चाहिए। केवल एसीटोन कब मिलेगा, हाँ ठीक है, केवल एसीटोन तब मिलेगा जब हम लोग का CH3 वाला पार्ट हो। जैसे हम लोग को एसीटोन चाहिए बेसिकली, तो एसीटोन वाले पार्ट में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होना चाहिए बेसिकली। तो एक CH3 तो यहाँ से ऐड हो गया जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो R ग्रुप है यहाँ पे भी CH3 होना चाहिए, तो यहाँ वाले पार्ट में भी CH3 का एडिशन होना चाहिए, तो बेसिकली ये ग्रुप होना चाहिए। तो जो R वाला पार्ट है ये CH3 होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और उसके अलावा R डैश के ऊपर हम लोग फिलहाल तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। एसीटोन एज द सोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। RaCH3 ऑप्शन फोर्थ वाला पार्ट केवल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। बाकी सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, हम बस चाह रहे थे कि जितना तुम लोगों को बताया है उतने बताए हुए कंसेप्ट के हिसाब से इस चीज़ को सोच के देख पाए। मतलब बस यही एप्लीकेशन था कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके ऊपर हम लोग का एक लिविंग ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर बना, फिर लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाए। बस ये चीज़ तुम लोग को देखना था, ये चीज़ सीखना था या ट्राई करके देखना था। अदरवाइज सवाल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिनसे नहीं सर बना उनको आंसर टेंशन में लेने की बी और जरूरत। डी दिया हुआ है। आंसर में बी और डी दिया हुआ अरे है। बी ऑप्शन हम देखे भी नहीं, हम केवल आर के लिए सर्च किए थे। चलो ठीक है, बी ऑप्शन आंसर होगा। आर डैश दे रखा है यहाँ पे, आर डैश वाले पार्ट में ये स्ट्रक्चर मेंशन किया है। तो जैसे आर डैश में अगर ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ओ एच वाला पार्ट हुआ, तो ये आंसर होगा। हम ध्यान नहीं दिए उस ऑप्शन वाले पार्ट पे, हम केवल आर वाले पार्ट को ढूंढ रहे थे। मान लो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इनॉल दिख रहा है हम लोग को। इनॉल वाला पार्ट अपने आप को आराम से टोटोमराइज कर सकता है। अगर टोटोमराइज करेगा तो उस केस में आराम से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ वाले पार्ट से एक्सीटोन बन सकता है। अच्छा ओके, हम ध्यान नहीं दिए सवाल में। सवाल में एक ये पार्ट ही पूछा है एज अ सोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसका मतलब यही केवल एक प्रोडक्ट बन रहा है। हम केवल मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे थे इस वाले साइड से, बट सवाल में ऐसा बोला है कि जो प्रोडक्ट बन रहा हो केवल एसीटोन है, जबकि हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स है। दो प्रोडक्ट में एक पार्ट एसीटोन तो था, हम केवल उसी को लेकर के चल रहे थे, दूसरा पार्ट हम ध्यान नहीं दिए। दूसरा पार्ट भी एसीटोन ही होना चाहिए। तो ऐसा क्या स्ट्रक्चर लेके चले ताकि हम लोग को दोनों तरफ से एसीटोन मिल जाए। तो एक तरफ से एसीटोन बनाने का ऑप्शन है कि आर वाला पार्ट CH3 हो, और दूसरे पार्ट को एसीटोन बनाने का ऑप्शन है कि अगर हम लोग इस तरह का यूनिट लेके चले, तो इसमें अगर O माइनस होगा जिस पे एसिडिफिकेशन करने पे H प्लस ऐड होगा,
तो ये पार्ट अपने आप को आराम से इनॉल फॉर्म है टॉटोमराइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर लेगा, यहाँ से भी एसीटोन मिल जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन बी आंसर भी होगा। हम इसे ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन बी और डी दोनों आंसर होगा। तब तो ये सवाल एक लेवल और ऊपर हो गया, मतलब काफी अच्छा सवाल हो गया। फिर हम केवल इसको इतना सोच के दिए थे कि जो हम लोग का लास्ट क्लास में कंसेप्ट डिस्कस हुआ था उससे मेरा काम चल जाए, बट उससे अच्छा सवाल है, कहीं ज्यादा अच्छा सवाल है। और कोई डाउट किसी को? सर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 55। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 55 बुकलेट का। यस सर। कहाँ गया जी बुकलेट, कहाँ गया? इसको नीचे ही रख लेते, एक मिनट रुक जा। बुकलेट के एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 55। 55। यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, क्या डाउट है भाई इसमें, बताओ। इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा ना? ठीक है, होगा। तो सर डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है? डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो होगा। तो तुम्हारे हिसाब से क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होना चाहिए, बताओ थोड़ा। मान लो यहाँ से OH हटा, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, ये OH हटा, इधर कार्बोकेटाइन बना। अब रिंग एक्सपेंशन कराएं, यस सर। क्यों? एक चीज याद है, 3 से 4 में जा सकते हैं, 4 से 5 में जा सकते हैं, 5 से 6 में जा सकते हैं, लेकिन 6 से 7 में नहीं जा सकते। तो 6 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, अनटिल अनलेस की कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा, शिफ्टिंग होगा। अगर शिफ्टिंग होगा तो ग्रुप वाले पार्ट में आराम से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जब एलिमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज है, मतलब अगर उस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को कंसिडर करें तो वहाँ वाले पार्ट से हम लोग के पास 3 कार्बन है जिससे हम लोग एलिमिनेशन करा सकते हैं। एक यहाँ का हाइड्रोजन हो सकता है, एक ऊपर का हाइड्रोजन हो सकता है, एक लेफ्ट साइड का हाइड्रोजन हो सकता है। ऊपर वाले से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनना चाहिए। जब सेकंड वाले इस वाले कार्बन से बात करेंगे तो सेकंड वाला पार्ट बनेगा, जब लेफ्ट वाले पार्ट से बात करेंगे तो थर्ड वाला पार्ट बनेगा, फोर्थ तो बन ही नहीं रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो बी वाला पार्ट बनेगा। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। समझ आया राहुल? यस सर। और कोई डाउट? जल्दी सर बोलो भाई। सर 45 में हीट होगा ना? इसमें 45। 45 में हीट होगा ना? होगा तो डाल दो, क्या दिक्कत है। हम लास्ट क्लास में बोले थे वैसे कि अगर यहाँ पे मीडियम नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट डार्जन्स मेथड में ऐसे SNI लेके ही चलना है, ऐसा सोच करके चलना है तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट। तो अगर मीडियम नहीं दिया, बिना मीडियम के रिएक्शन करा रहा है, मतलब हीटिंग बाय डिफॉल्ट है। जैसे इतना एरर एक्सेप्टेबल है अगर बुकलेट वगैरह में या किसी भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कर रहे हैं, जब एडवांस में सवाल आएगा तो सारा चीज दिया हुआ रहेगा, एडवांस में कहीं भी ये सब चीज मिसिंग नहीं होने वाला है। बट कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेबल मान के चल लो कि हीटिंग मोड डेल्टा वाला पार्ट मिस हो गया, फॉन्ट का एरर है, दिस एरर है, दैट एरर, उतना बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। मीडियम नहीं दिया है मतलब SNI मैकेनिज्म है, तो उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी। 40 44 होमवर्क दिया था क्या? हाँ दिया तो था। SOCl2 के साथ पायरिडीन यूज कर रहे हैं, तो क्या तकलीफ है इसमें? OH हटेगा, यहाँ Cl आएगा, कहानी खत्म। पहला किसका डाउट है वैसे? क्या दिक्कत है, एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब क्या कंफ्यूजन है इसमें? किसका डाउट है? सर इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता है? अरे रिंग एक्सपेंशन तो तब कराएंगे ना भाई जब कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या? मतलब पहले ये बताओ, जैसे SOCl2 अगर है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है इस रिएक्शन में, बताओ। SN2। SN2 में कार्बोकेटाइन बनता है क्या? अच्छा नहीं। तो उसमें रिंग एक्सपेंशन की हम लोग बात नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई डाउट?
बताइए सर लोग, और कोई डाउट? मैडम लोग, और कोई डाउट? चलो, नहीं है डाउट तो नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं। लेक्चर 29 रिएक्शन मैकेनिज्म अल्कोहल एंड इथर वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, एक बार देख लेते हैं। देख तो रहे थे हम कुछ कुछ। SOCl2 बता चुके थे, पॉइंट भी लिखा चुके थे, रिएक्शन भी करा चुके थे। तो फिर तो तुम लोग के रिएक्शन में एक PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन बच गया, तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो। ऑल्दो ये रिएक्शन वाला पार्ट बड़ा ही छोटा सा रिएक्शन है, ये भी एक तरीके से रिएजेंट के जैसा याद रखना है। मैकेनिज्म याद है तो अच्छी बात है, मैकेनिज्म याद नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, बट उसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जैसे SNI वाले पार्ट में था उस टाइप का थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा। तो हेडिंग डाल देना रिएक्शन विद PX3 या फिर PCl5 भी मेंशन कर देते हैं यहीं पे। जैसे PCl3 PCl5 नॉर्मली बोला करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि PCl3 होता है। PCl3 के साथ साथ हम लोग PBr3 और PI3 वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं। और PCl5 होता है, उधर PBr5 वाला पार्ट इन जनरल अवॉइड करते हैं। PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका रीजन केमिकल बॉन्डिंग में मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहला चीज, अगर हम लोग ROH वाले पार्ट का रिएक्शन PCl3 के साथ करा रहे हैं तो इसमें जैसे ऐसा रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग PCl3, तो उसको ऐसा समझ लो कि P के ऊपर 3 क्लोरीन वाला पार्ट है और अल्कोहल वाले पार्ट में R के ऊपर OH है। तो एक Cl यहाँ गया, एक OH यहाँ गया, बड़ा सिंपल सा तरीका समझने का। फिर दूसरा Cl यहाँ गया तो दूसरे वाले अल्कोहल का OH वाला पार्ट चला गया। तो बेसिकली 3 Cl है, तो हम लोगों के तीनों Cl वाले पार्ट से, मतलब फॉस्फोरस के ऊपर 3 Cl को हटा करके तीनों को हम लोग तीनों Cl वाले पार्ट से रिप्लेसमेंट करा के OH वाले ग्रुप का अटैचमेंट कराए, और इसके बदले में 3 अल्कोहल लेके चले होंगे हम लोग, और उन तीनों के तीनों अल्कोहल वाले पार्ट में हम लोग का OH ग्रुप हट करके वहां पे क्लोरीन आ गया। तो हम लोग बेसिकली रिएक्शन में 3 मोल ये रिएजेंट वाला पार्ट यूज करके चल रहे हैं, और ये 3 मोल रिएजेंट वाला पार्ट हम लोगों के 3 मोल RCl मतलब अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कराएगा, उसके अलावा ये पार्ट का फॉर्मेशन कराएगा। वैसे इसमें इन जनरल जैसे हम लोग एक हैबिट बना देते हैं, गलत भी है थोड़ा। इन जनरल हम लोग जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का मेन प्रोडक्ट कौन सा है। मेन प्रोडक्ट मतलब आइदर सबस्ट्रेट से रिलेटेड मेन प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर सबस्ट्रेट के ऊपर जो रिएक्टेंट आया उसके हिसाब से जो पार्ट प्रोडक्ट में दिख रहा है, केवल उसकी बात करें। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसी तरीके से डिस्कशन कर लिए थे कि CH3MgBr जिस पार्ट में ऐड हुआ केवल हम उसको एज अ प्रोडक्ट मेंशन करते हुए चल रहे थे। उसका काउंटर पार्ट भी ध्यान रखना होता है कुछ कुछ केसेस में, स्पेसिफिकली एसिड डेरिवेटिव में, बट हम लोग इन जनरल नहीं रखते हैं। थोड़ा एक गलत आदत है, रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस केस में भी हम लोग इससे काउंटर पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट ये है, प्रोडक्ट वाला पार्ट ये है, अपना काम हो गया। लेकिन इसमें हम लोग को काउंटर पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इनफैक्ट ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अपने आप को टॉटोमराइज करके अगर ढंग से देखो तो 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है और 3 ऑक्सीजन है, H3PO3। और H3PO3 वाले पार्ट का अगर स्ट्रक्चर बताया तुम लोगों को तो शायद याद होगा H3PO3 वाले पार्ट का स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम क्या करते थे, P डबल बॉन्ड O बनाते थे। उसके बाद क्या करते थे, तो OH ग्रुप बनाते थे। तो इस केस में P डबल बॉन्ड O बनाने के बाद हम लोग के पास 2 OH ग्रुप वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 OH और 1 H ग्रुप। तो ये टॉटोमराइज करके अपने आप को आराम से H3PO3 के इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगा। और ये स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे एक सवाल सोच के देखो, इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में भी नॉर्मली मीडियम दे रखा होगा, कोई भी बल्कियर बेस टाइप का मीडियम, पैरिडीन वाला टाइप का, ईथर वाला टाइप का पार्ट, कुछ भी एक मीडियम दे रखा होगा बेसिकली। तो एक बेस वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, हीटिंग दे नहीं रखा है यहाँ पे। तो एक चीज सोच के देखो, ये हम लोग का सबसे इनिशियल डिस्कशन हुआ था, ROH और RCl, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। SN1 SN2 में डिस्कशन किए थे, अब डिस्कशन नहीं कर रहे। यही चीज बोला था कि टाइम के साथ धीरे धीरे टाइम कम लगना शुरू होगा, स्पीड अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ROH और RCl वाले पार्ट में ROH का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, RCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। इसका मतलब ये पार्ट ज्यादा स्टेबल है, जो कि इस पर रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट अगर ज्यादा स्टेबल दिख रहा और प्रोडक्ट वाला पार्ट लेस स्टेबल है, इसका मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिक्वायर्ड होगा, बट हम लोग हीट दे नहीं रहे कहीं पे भी। तो अगर हम लोग हीट नहीं दे रहे फिर भी अगर हम लोग का रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन हो कैसे रहा है,
कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे हम लोग। तो बेसिकली जो हम लोग हीट नहीं दे रहे थे उसके बदले में फिर भी हम लोग हाइयर एनर्जी वाले पार्ट पे पहुंच रहे हैं, उसका रीज़न ये पार्ट है। इसीलिए हम लोग को इसमें जो सेकंड प्रोडक्ट है वो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि इन जनरल रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग जब लोअर एनर्जी से हाइयर एनर्जी में जाते हैं तो हीट मस्ट बी रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे बिना हीटिंग के काम चल रहा है क्योंकि पी डबल बॉन्ड ओ का जो फॉर्मेशन है दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन में जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से पूरे प्रोडक्ट के सिस्टम को लोअर एनर्जी पर रख दे रहा है। मतलब जैसे हम लोग एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, दो रिएक्टेंट्स है और दो प्रोडक्ट है, तो एक रिएक्टेंट हो सकता है ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट अनस्टेबल है, बट जो दूसरा पार्ट है वो वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा अनस्टेबल हो या बराबर एनर्जी का भी हो, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बहुत लोअर एनर्जी पे चला गया, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है वो नीचे आ जाएगा और रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा एनर्जी पे रहेगा। इस वजह से पूरा का पूरा रिएक्शन फीजिबल है विदाउट हीटिंग। ये एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना होता है। मैकेनिज्म ध्यान रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा हम लोग का। पॉइंट नोट करो अभी के लिए, पहले पहले रिएक्शन नोट करो, उसके बाद हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। और इस रिएक्शन में ध्यान रखना 3 अल्कोहल लेते हैं, 3 अल्काइल हाइड का फॉर्मेशन होगा, ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसके आगे वाले पार्ट को नोट करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे जब हम लोग मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे तो उसके बाद का पॉइंट आ जाएगा। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट ये, जब आरओएच वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग PCl3 के साथ कराते हैं तो होता क्या है इसमें, सबसे पहला पॉइंट ये होता है ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है तो उसका एक क्लोरीन हटता है। कोई एक सवाल का जवाब दो, फास्फोरस में क्यों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर पा रहा है अल्कोहल वाला पार्ट? यहाँ तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का सेंटर नहीं दिख रहा, फास्फोरस इलेक्ट्रोफाइल है क्या? कोई भी सोच के जवाब दो, जितना ज्ञान है तुम्हारे पास सोच के जवाब दो। जो दिमाग में आ रहा है सोच करके जवाब दो। सर वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला पार्ट, इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में फास्फोरस के ऊपर थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में आर के साथ जो ऑक्सीजन वाला पार्ट था ये फास्फोरस पे अटैच हुआ, जिसके ऊपर 3 क्लोरीन वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इन जनरल नॉर्मली किया क्या जाता है कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Cl को हटा दिया जाता है, बट इसको हम लोग 2 स्टेप में लिख सकते हैं। यहाँ से फॉस्फोरस वाला पार्ट एक Cl माइनस को हटाएगा, तो इसलिए माइनस Cl माइनस लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट खत्म हो जाए। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आर के साथ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉस्फोरस वाले पार्ट के साथ 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग का जो H प्लस है वो तो वैसे ही है, अगर मान लो जो Cl माइनस यहाँ से बाहर निकला, अगर उसी Cl माइनस वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करें तो Cl माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव तो कर ही सकता है, तो आराम से Cl माइनस वाला पार्ट इस कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके SN2 रिएक्शन करते हुए आराम से यहाँ से OH वाले पार्ट को हटाएगा। ऐसा आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो Cl माइनस जो यहाँ से निकला वही Cl माइनस वाला पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके R के ऊपर से इस ऑक्सीजन को हटाया, क्योंकि अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है ये चीज़। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में
R के ऊपर Cl का एडिशन हो गया, पहला चीज ये पार्ट बहुत ही मस्ट है, SN2 रिएक्शन होगा क्योंकि बैक साइड अटैक होता है। उसके अलावा फॉस्फोरस के ऊपर हम लोग एक OH ग्रुप वाले पार्ट का एडिशन करा रहे हैं, तो अपने पास फॉस्फोरस पे एक OH ग्रुप का एडिशन, एक अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे एक चीज सोच के देखो, अगर एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ, एक Cl हटा, फिर उसके बाद एक OH का एडिशन कराया और एक RCl का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर पार्ट में हम लोग दो ROH के साथ एडिशन करा के आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में दो RCl का फॉर्मेशन, साथ ही साथ P के साथ एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH बना सकते हैं, जो कि अपने आप को टॉटोमराइज करके आराम से P डबल बॉन्ड O H OH OH मतलब H3PO3 में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए इस चीज के रिएक्शन में टोटल 3 मोल RCl का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। छाप लो। एक छोटा सा काम और मेहनत कर लेना, ये जो रिएक्शन दिया था ऊपर, इसमें यहाँ पे मेंशन कर लेना SN2 रिएक्शन, यहीं पे मेंशन कर लो ताकि रिएक्शन में ही दिखाई दे ये चीज। अब इसके बाद छपाई कर लो। अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, किसी का छूट जाएगा तो फिर बता देना। कुछ कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है जिसका हम लोग को ध्यान रखना होता है, जैसे नोट लिख करके पहला पॉइंट मेंशन करो। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज एन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन होगा, NSN2 रिएक्शन होगा। थोड़ा अंग्रेजी करेक्ट कर देना मेरा, जिसका भी इंग्लिश अच्छा है। किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं है, सब 12th क्लास आते आते भूल गए अपना इंग्लिश, पिछले 2 साल से पढ़े नहीं है। तो पहला पार्ट SN2 रिएक्शन होगा, जिसका ध्यान रखना अपने को, मतलब वाल्डन इन्वर्जन होगा ही होगा। अगर हम लोग का OH ग्रुप सॉलिड पे है तो Cl वाला पार्ट डैश की तरफ से अटैच होगा। सबसे पहला पार्ट ये हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में ये बात कर सकते हैं कि और ये पॉइंट स्टार मार्क करने लायक है भी, जो हम लोग ऊपर मेंशन भी किए थे, ROH is more stable than
stable than RCl, but the reaction is carried out without heating. The reaction is carried out without heating, since formation of P double bond O is the driving force of the reaction. Is the driving force of the reaction. P डबल बॉन्ड O वाला पार्ट इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट को प्रोडक्ट के साइड में कन्वर्ट कराता है। ये एक थियोरेटिकल पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना होता है। फिर उसके अलावा एक थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट है। बेसिकली जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली वाले पार्ट में रिएक्शन आता है। अगर रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन हम लोग X2 के साथ कराएंगे तब उस केस में PX3 का फॉर्मेशन होता है। तो इन जनरल हो सकता है कि सवाल वाले पार्ट में PX3 ना दे रखा हो, अल्कोहल वाले पार्ट का रिएक्शन हो सकता है PX3 के साथ दे रखा हो, एक पॉसिबिलिटी, या फिर हो सकता है इसके जगह पे रेड फॉस्फोरस प्लस X2 दे रखा हो। अब जो हैलोजन, अगर क्लोरीन है तो PCl3 बनेगा, अगर फ्लोरीन है तो ब्रोमीन है तो Br3 बनेगा। इनफैक्ट PI3 वाला पार्ट काफी अनस्टेबल नेचर का होता है और वो रिएक्शन के मीडियम में ही जनरेट कराया जाता है रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। मतलब उसको हम लोग अलग से बना के उस रिएक्शन मीडियम में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमेशा रिएक्शन के मीडियम के अंदर PI3 का हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। उस तरह के सिचुएशन को जब रिएक्शन मिक्सचर में ही हम लोग एक रिएक्टेंट को किसी दूसरे रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं इन सिटू। इस तरह का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चलता है, अभी पॉइंट में नीचे लिखवाने वाले हैं। तो अल्कोहल वाले पार्ट की रिएक्शन PX3 के साथ कराओ या फिर रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के साथ कराओ, प्रोडक्ट वाले पार्ट में OH के साथ, फिर OH की जगह पे हम लोग का हेलोजन वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। ये थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, बेसिकली ये रिएक्शन ध्यान रखना है। ऑल्दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन फिर से आएगा। और इसके नीचे एक पॉइंट स्टार मार्क कर सकते हैं, PI3 is very unstable, therefore prepared in situ। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इस चीज को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इसलिए हम लोग ये टर्म प्रिपेयर्ड इन सिटू आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। PI3 का फॉर्मेशन हम लोग रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही किया करते हैं। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखते हुए काम करना होता है। और तो इस पार्टिकुलर पार्ट में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते। बेसिकली इसमें हम लोग एक छोटा सा पॉइंट का डिस्कशन और कर सकते हैं रिएक्शन वाले पार्ट के फॉर्मेट में। अगर हम लोगों का ROH वाले पार्ट का रिएक्शन PCl5 के साथ होता है, यहाँ पे PBr5 या PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत ही स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। PBr5 के साथ भी ये दिक्कत होता है, काफी ज्यादा अनस्टेबल पार्ट होता है। अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराए तो ये रिएक्शन वाले पार्ट में एक चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम लोग इसका 5 मोल लेके नहीं चल रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग इसका 1 ही मोल लेके चल रहे हैं। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को RCl तो मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग को RCl के अलावा इस बार H3PO3 नहीं मिलता, हम लोग को POCl3 का फॉर्मेशन मिलता है। मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग H3PO3 का फॉर्मेशन नहीं करा रहे हैं, बेसिकली POCl3 का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो हम लोगों के केस में P डबल बॉन्ड O का तो फॉर्मेशन है, बट इस बार क्लोरीन सारा का सारा नहीं हट रहा। उसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि R के साथ जो OH है, अगर हम लोग फॉस्फोरस के ऊपर 5 क्लोरीन डाल रखे हैं तो इस केस में हम लोगों का एक OH वाला पार्ट एक क्लोरीन वाले पार्ट को रिप्लेस कर देगा। ये तो हो गया। फिर यहाँ से जब POH बना, फिर यहाँ के ऊपर अपने पास 4 क्लोरीन वाला ग्रुप है। OH वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके एक यहाँ से Cl को हटाएगा, और जब Cl को हटाया तो फॉस्फोरस के ऊपर H+ बनेगा, और फॉस्फोरस के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज बनेगा H+ के फॉर्मेट में। इसके अलावा 3 क्लोरीन रहेगा। और ये चीज हम लोग ऑलमोस्ट पहले दूसरे तीसरे लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। जब भी कभी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो
H+ के फॉर्मेट में उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से P डबल बॉन्ड O Cl आराम से POCl3 बना के काम किया जा सकता है, ऐसा मेंशन किया जा सकता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। ये रिएक्शन नोट डाउन कर लो। इसका मैकेनिज्म मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। बस ये रिएक्शन में POCl3 बनता है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और अगर ये रिएक्शन नोट कर लिया होगा तो इसके बाद फिर हम लोगों को कुछ इसी के जैसे रिएजेंट से रिलेटेड रिएक्शंस याद रखने होंगे। जिसमें एक तो चलो हम लोग ये चीज डिस्कशन कर ही चुके हैं। अगर ROH का रिएक्शन हम लोग PCl3 के साथ करा रहे थे तब उस केस में PCl3 या PCl5 के साथ, तो यहाँ RCl RBr इस तरह का पार्ट लगता है। अगर हम लोग एक ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ईथर के दोनों तरफ हम लोग के पास एक कार्बन चेन होता है, तो नॉर्मली इस तरह के केस में रिएक्शन नहीं होता। इनफैक्ट ईथर बहुत रेयरली रिएक्शन देते हैं। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में भी जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग आराम से रिमूव करके यहाँ वाले पार्ट में, अच्छा पहले कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, पहले हम एल्डिहाइड या कीटोन की बात करते हैं। अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसको ऐसा समझना, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक कर रहे हैं, मतलब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग का 2 क्लोरीन वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन लेके चलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन के फॉर्मेट में, तो भी एग्जैक्टली इस तरह का ही पार्ट होता है, ऐसा कंसिडरेशन कर सकते हैं। कोई एक सवाल पूछ सकता है इसमें कि सर ऊपर तो हम लोग ईथर के साथ जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन था तो उसमें प्रोडक्ट को हटा नहीं रहे थे, तो यहाँ क्यों हटा रहे हैं? तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है, इधर पाई बॉन्ड है जो कि ब्रेक कर सकता है, अदरवाइज ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करता है। पाई बॉन्ड होने की वजह से पहले ब्रेक किया, फिर OH बनेगा, वो भी हट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच हुआ। नीचे वाले केस में भी हम लोग के कीटोन वाले पार्ट में कार्बन चेन वैसे ही रह गया, बस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह पे 2 क्लोरीन वाले ग्रुप को अटैच कर दिया हम लोग। इसके अलावा अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चले तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में एक्चुअल में कोई सोच सकता है कि सर इसमें 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, तो इस केस में हम लोग का तीनों ऑक्सीजन हटना चाहिए, 3 क्लोरीन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल एक ही OH हट करके एक क्लोरीन लगता है, क्योंकि जैसे ही दूसरा यहाँ पे क्लोरीन अटैच होने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन माइनस बनेगा, वापस यहाँ से क्लोरीन को हटा देगा, तो जो अगला क्लोरीन का एडिशन होगा वो एक क्लोरीन वाले पार्ट को रिमूव भी करता जाएगा। तो इसीलिए कभी भी यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट में अगला क्लोरीन नहीं लगा सकते। बेसिकली एक OH ग्रुप हटेगा और वहां से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इन सब रिएक्शंस के बाद एक बड़ा यूनिक टाइप का रिएक्शन है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इनफैक्ट जैसे चलो ठीक है, इसको तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाद में डिस्कशन आएगा। अमाइड वाले केस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो अमाइड वाले केस में ऑक्सीजन तो हटता है बट ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन वाले पार्ट में C ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन होता है। ऑल्दो ये रिएक्शन आगे जाने के बाद पता चलेगा और भी तरीके से करा सकते हैं हम लोग। इसको ऐसा समझ लो, C डबल बॉन्ड O है और नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से इस चीज को हटाया तो कार्बन का 2 बॉन्ड मिस हुआ, नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड मिस हुआ, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एक बॉन्ड पहले से था, 2 बॉन्ड बन गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इसके अलावा एक ये रिएक्शन याद रखना है इपॉक्साइड का। ऑल्दो ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन चेन है जो ईथर के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम लोगों का ईथर वाला पार्ट में 3 मेंबर्ड रिंग है जो कि बहुत अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए इस कंपाउंड वाले पार्ट में रिएक्शन हो जाता है। और जिन दोनों ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड है वो दोनों के दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और दोनों के ऊपर एक एक क्लोरीन अटैच हो जाता है। मतलब पहले हम लोग का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक मिनट,
पहले हम लोग का एक साइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से हम लोग का एक क्लोरीन वाला ग्रुप अटैच हुआ, फिर जब दूसरे साइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे दूसरे क्लोरीन वाले ग्रुप का अटैचमेंट हुआ हम लोग के प्रोडक्ट में। जब एक इपॉक्साइड को ब्रेक करेंगे 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन वाला पार्ट, तब उस केस में दोनों तरफ का बॉन्ड ब्रेक करके जिन दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन था उन दोनों पे हम लोग क्लोरीन वाले ग्रुप को आराम से अटैच कर सकते हैं। ये कुछ रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा, नोट कर लो इन रिएक्शंस को, और इनको याद ही रखना होगा, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहां मन में आएगा वहां पे हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को सीक्वेंशियल रिएक्शन में। ये तो तुम्हारे अल्कोहल के सारे रिएक्शंस खत्म हो गए। अल्कोहल्स वाले पार्ट में हम लोग इतने रिएक्शंस की बात करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन चलेगा अभी। मिसलेनियस क्वेश्चन वाले पार्ट में हम एक ही बार में सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, और तुमको फिर से बोल रहे हैं जितना अभी तक पढ़ा है उन सारे मैकेनिज्म को एक बार अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, तो बहुत मजा आएगा। नहीं पढ़ेंगे तो बहुत और एक्स्ट्रा मजा आएगा, तुमको मजा नहीं आएगा, हम लोगों को मजा आएगा जब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए पढ़ लो जितने भी मैकेनिज्म पढ़ाए हैं, बस उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होगा। हम हर एक पॉइंट को रिपीट करते जाएंगे और क्वेश्चन वाले पार्ट में उसको पुटअप करते चले जाएंगे आराम से। और अगर ये पार्ट हो गया होगा तुम लोगों का, तो इसके बाद हम लोग 2-3 कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग ईथर के रिएक्शंस में जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर वाले पार्ट के बाद फिर हम लोग रिएक्शंस ऑफ ईथर वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें इपॉक्साइड का भी डिस्कशन होगा। तो कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करने की कोशिश करो, ट्राई करके देखो रिएक्शंस वाले पार्ट को। ट्राई करो सवाल पहला। सेकंड वाले केस में स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल बताना है। फिशर प्रोजेक्शन है तो इसीलिए स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है ये।
पहला सवाल अगर कंसिडर करें तो सबसे पहले PCl3 के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं इसमें, जो अपना OH वाला पार्ट है वो हटेगा और वहाँ वाले पार्ट पे अपने Cl वाले ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। अरे यार, इसमें हम क्या करा दिए, सॉरी उल्टा ही रिएक्शन करा दिए हैं। इसका आएगा कोई काम का चीज़ नहीं है। एक काम करो, इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन कर लो, रिएक्शन में थोड़ा उल्टा लिख दिया। H2SO4 के जगह पे नीचे वाले पार्ट में एल्कोहलिक KOH कर लो, एल्कोहलिक KOH और डेल्टा, और दूसरे वाले केस में AgOH के साथ हीटिंग यूज़ कर लो, या फिर AgOH के साथ हीटिंग अगर नहीं करना है तो H2O के साथ हीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक काम कर लो, H2O के साथ हीटिंग यूज़ कर लो। हम थोड़ा उल्टा सोच लिए, मतलब हम एल्कोहल के हिसाब से रिएक्शन लिख दिया। H2O के साथ हीटिंग और दूसरे एल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग यूज़ कर लो, तब जाके प्रोडक्ट बना पाएंगे। लिख देते हैं यहाँ पे रिएक्शन, ऊपर वाले केस में H2O के साथ हीटिंग और नीचे वाले केस में एल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहले वाले केस में हम लोग का PCl3 के साथ रिएक्शन है तो सिंपली OH वाला पार्ट Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट OH वाला पार्ट Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम लोग Q वाले पार्ट की बात करेंगे तो Q वाले पार्ट में H2O और हीटिंग दे रखा, तो H2 वाला पार्ट जो है इन जनरल पोलर प्रोटिक मीडियम है, तो हम लोग के E1 रिएक्शन वाले पार्ट को SN1 रिएक्शन वाले पार्ट को फेवर करेगा, और यहाँ हीटिंग भी दे रखा है। तो ऑल्दो 1 डिग्री वाले पार्ट में रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हीटिंग वाला पार्ट उस रिएक्शन को आराम से कैरी आउट करने की कोशिश करेगा। हीटिंग दे रखा है तो E1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अगर E1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो पहला काम ये बताया था कि जो हम लोग का प्रोडक्ट होगा, जो रिएक्टेंट होगा, उसमें लिविंग ग्रुप को हटा करके आराम से ये देखो कि हम लोग का कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है। अगर कार्बोकैटायन दिख गया तो उसके बाद रीअरेंजमेंट करा के चेक करो कि उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं। तो रीअरेंजमेंट भी दिख रहा है कि जस्ट बगल वाले पार्ट पे हो सकता है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट वाला पार्ट भी यहाँ पे आराम से करा सकते हैं। फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आज ही इस तरह का एक सवाल डिस्कस किया था, प्रोडक्ट वाले पार्ट में मेजर प्रोडक्ट आराम से यहाँ से बना सकते हैं। ये सबसे पहला पार्ट। अगर आर की बात करें तो एल्कोहलिक KOH सीधा E2 एलिमिनेशन करेगा। एल्कोहलिक KOH में हम लोग अल्फा कार्बन मार्क किए, बीटा कार्बन मार्क किए, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटाए, इसका मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराए। ये अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। इस चीज़ को हम लोग मेजर प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं आर वाले केस में। थोड़ा दूसरा चीज़ सोच करके रिएक्शन दे दिए सिक्वेंशियल, ऑल्दो बहुत अच्छा सवाल होता अगर वहाँ पे अल्कोहल होता तो। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम कोई दूसरी जगह पे सिक्वेंशियल रिएक्शन में यूज़ कर लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं PBr3 के साथ, और PBr3 वाला पार्ट OH को रिप्लेस करेगा, वहाँ पे ब्रोमीन आएगा। लेकिन अभी जस्ट मेंशन किया था SN2 मैकेनिज्म है। अगर SN2 मैकेनिज्म है तो इस केस में हम लोग का जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, जैसे हम लोग SN2 में करते थे कि जिस कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन है उसका वैसा ही छोड़ दिया। OH के जगह पे हम लोग ब्रोमीन को डालेंगे और उसके बाद एक स्विच करके वर्ल्डन इन्वर्जन कर लेंगे। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में स्विच कर लेते हैं, तो ऊपर का पेज वैसे ही रह गया, ब्रोमीन वाला पार्ट लेफ्ट के जगह पे राइट साइड पे आ गया, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद एल्कोहलिक KOH दे रखा, तो अगर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है, इसका मतलब हम लोगों को E2 एलिमिनेशन फॉलो करते हुए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाले पार्ट में हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है उसका कन्फिग्रेशन फिक्स्ड होना चाहिए, जिसमें ऐसा मेंशन किया था तुम लोगों को कि हम लोगों का लिविंग ग्रुप, जैसे सबसे पहले तो ये जरूर चेक किया करना, आप केवल आदत मत डालना कि यहाँ से दोनों ग्रुप हटाएंगे, इस तरह का आदत तुम्हारे क्वेश्चन में हम चेंज कराएंगे, टेंशन मत लो। बट इन जनरल ये देखना
ये ब्रोमीन वाला पार्ट जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से बेंजीन अटैच्ड है, किसी काम का नहीं, इधर ड्यूटेरियम अटैच्ड है, किसी काम का नहीं, बेसिकली एक ही बीटा कार्बन है और उस पर एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब उस हाइड्रोजन के कन्फिग्रेशन को एंटी पेरीप्लेनर स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा, तभी रिएक्शन करा सकते हैं। तो इधर ब्रोमीन को स्विच करके इधर ले आओ या फिर हाइड्रोजन को स्विच करके इधर ले आओ, तुम्हारी मर्जी, जो तुमको करना है करो। अब नीचे वाले पार्ट को स्विच कर लेते हैं, पीएच, ब्रोमीन, ड्यूटेरियम, और उसके अलावा नीचे वाले पार्ट में जब स्विचिंग करेंगे तो पीएच नीचे आएगा, एच लेफ्ट में जाएगा, CH3 राइट साइड में जाएगा। बेसिकली तीनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो इन दोनों को आपस में चेंज किया, एच लेफ्ट साइड में, पीएच राइट साइड में, फिर पीएच और CH3 को चेंज किया तो पीएच नीचे, CH3 ऊपर। अब यहाँ से ग्रुप को हटा दिया। जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको फ्रंट कार्बन माना, इसको बैक कार्बन माना, जिसमें फ्रंट कार्बन पे एक पीएच ग्रुप है और एक एच ग्रुप है, और पीएच के सामने ये पीएच ग्रुप आएगा और उसके बाद ड्यूटेरियम के सामने हम लोग के CH3 वाले पार्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अपना प्रोडक्ट निकल के आएगा Q वाले पार्ट में एज अ स्टीरियो प्रोडक्ट। इनफैक्ट यही एक प्रोडक्ट बनेगा, इसमें मेजर माइनर की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो आराम से पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आगे मूव करेंगे। फटाफट बोलते जाओ, कोई डाउट है किसी को तो। कोई डाउट नहीं है जी तुम लोगों को? यशी, कोई डाउट? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अगला लेक्चर शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में। जैसे चलो ईथर तो इसमें चल ही रहा है, काम करते हैं इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं ईथर वाले पार्ट को, अल्कोहल एंड ईथर। इसके आगे हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, ईथर। अभी तक हम लोग केवल अल्कोहल के रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट अल्कोहल के प्रिपरेशन को अपने को जरूरत भी नहीं पड़ता है, अभी से करते आ रहे थे। अल्काइल हाइड्राइड में अगर हम लोग H2O का रिएक्शन कराएं, NaOH का रिएक्शन कराएं, अल्कोहल बन जाता है। तो ये चीज़ तो बड़ा आसान है। इनफैक्ट ईथर वाला पार्ट भी आसान है, बट ईथर वाले पार्ट में हम लोग एक छोटा सा पार्ट मेंशन करते हैं, जो सबसे पहला रिएक्शन मेंशन करना होता है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसलिए इस चीज़ को, मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिकली इस रिएक्शन को SN2 के थ्रू ही कराया जाता है। तो इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डाल देना, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। और हम लोग जब कहीं भी ये वर्ड मेंशन करेंगे विलियमसन सिंथेसिस, इसका मतलब हम लोग SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ईथर केवल SN2 से बन सकता है, SN1 से भी बन सकता है, आगे मेंशन भी करेंगे। लेकिन हम लोग विलियमसन सिंथेसिस जब वर्ड यूज करेंगे तो हम लोग वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए काम करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। रिएक्शन बड़ा ही सिंपल टाइप का है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन के साथ कराते हैं। एल्कोक्साइड आयन मतलब अगर अल्कोहल से H+ को हटा दिया तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एल्कोक्साइड आयन। तो अगर हम लोग अल्काइल हाइड वाले पार्ट का रिएक्शन अल्कोक्साइड आयन के साथ कराते हैं फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म, तो इस केस में अपने रिएक्शन वाले पार्ट में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटाया, और जब इसको यहाँ से हटाएगा तो मालूम पड़ रहा है तुम लोगों को कि R के ऊपर ऑक्सीजन अटैच होगा जिसके ऊपर R' वाला पार्ट है। तो बेसिकली हम लोग के ईथर का फॉर्मेशन आराम से हो सकता है। रिएक्शन सिंपल सा है, SN2 मैकेनिज्म ही होना है। बस कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनका थोड़ा ध्यान रखना होगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिनका थोड़ा ध्यान रखना होगा, जिसमें एक ये पॉइंट एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करा कैसे सकते हैं, एक ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। दूसरा, कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्या क्या क्वेश्चंस है आगे मेंशन करते चले जाते हैं, नोट कर लो। और डेफिनेटली कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे।
चलो ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट हम लोग को जो इसमें ध्यान रखना है, और ये पॉइंट हम लोग एक जगह डिस्कस किए थे जब SN2 रिएक्शन था, कि SN2 के रिएक्टिविटी वाले पार्ट में न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। मतलब वहाँ पे जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब रेट कांस्टेंट K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता था। तो वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था, हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ बेटर न्यूक्लियोफाइल, दोनों चीजें होनी चाहिए, हाइयर कंसंट्रेशन भी और बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 को फेवर करेगा। तो हम लोग रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल तो खैर अच्छा ले रखे हैं, RO- बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा है। अगर हम लोग इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी में, इधर ही इधर मिलेगा हम लोग को। तो रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग एल्कोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, मतलब बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हाई करके रखेंगे। इस एक पॉइंट का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। तो पॉइंट मेंशन कर लो, सिंस it is an SN2 reaction, therefore high concentration of alkoxide ion is required. High concentration of alkoxide ion is required. क्या टेकन भी लिख सकते हैं, टेकन भी वर्ड चलेगा, हम लोग ज्यादा कंसंट्रेशन लेके चलते हैं इसलिए प्रेफरेबली SN2 रिएक्शन होता है। एक तो ये पॉइंट जिसका थोड़ा ध्यान रखना है, बट इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, ऑल्दो ये तुम्हारे बहुत काम का होता नहीं है लेकिन फिर भी लोग को ध्यान नहीं होता, इसलिए इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखते हुए काम करना। छोटा सा इसी में पार्ट हेडिंग के जैसा मेंशन कर लेना, एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन, एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन। और इसमें एक चीज सोचा जा सकता है बड़ा सिंपल तरीके से, जैसे हम लोगों को अगर एल्कोक्साइड आयन बनाना है, मतलब अल्कोहल से H+ हटाना है, अगर अल्कोहल से H+ हटाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये काम कर सकते हैं, जो हम लोगों का सबसे पहला रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट था, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। अगर हम लोग इसका रिएक्शन किसी ऐसे बेस के साथ करा दिए जो कि इस RO- से स्ट्रॉन्गर बेस है, तो स्ट्रॉन्गर बेस वाला पार्ट अगर वीकर बेस में कन्वर्ट होगा, ऑल्दो RO- वीकर बेस नहीं है, खुद ही बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है, लेकिन हम लोग उससे भी स्ट्रॉन्गर बेस की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसके नीचे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस ग्रेटर देन RO-। तो अगर स्ट्रॉन्गर बेस रिएक्शन में वीकर बेस में कन्वर्ट हो रहा तो इस केस में रिएक्शन फिजिबल होता है। तो अगर हम लोग किसी भी केस में अल्कोहल का रिएक्शन किसी ऐसे बेस के साथ कराए जो अल्कोहल से, मतलब अल्कोहल का जो वो है एल्कोक्साइड आयन है, उससे स्ट्रॉन्गर बेस निकल गया, रिएक्शन वाला पार्ट आराम से फिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियो में जब हम लोग इस तरह का पार्ट डिस्कस करना होता है, तो बेसिकली इस तरह के सिनेरियो में हम लोग 2-3 तरह के केसेस की बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक केस जो अपने को ध्यान रखना है, एक तो ये पार्ट ROH वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग NH2- के साथ करा सकते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, इसका मतलब अगर यहाँ का H+ हटा के नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किए तो RO- बनेगा और साथ ही साथ हम लोग को NH3 मिलेगा। तो हम लोग NH2- की जगह पे NaNH2 ले सकते हैं, वहाँ से NH2- मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर जो माइनस चार्ज वाला पार्ट है, वो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज लेस स्टेबल है, मतलब ये पार्ट स्ट्रॉन्गर बेस है, RO- वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब रिलेटिवली वीकर बेस है। तो स्ट्रॉन्गर बेस वीकर बेस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब काम हो जाएगा। कहीं कहीं पे सोडियम के जगह पे पोटेशियम दे रखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेटल अपने काम का नहीं है, बस काउंटर आयन के जैसा एग्जिस्ट करता है, आराम से एग्जिस्ट करा सकते हो उस चीज को। दूसरा रिएक्शन जो अपने काम का है, जो ध्यान रखना है, NaH यूज कर सकते हैं। NaH वाले पार्ट में इस बार H- वाला पार्ट बेस है, और H- शायद कभी सुना होगा मेरे मुंह से, H- का जो रेडियस होता है, वो रेडियस वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली Br- के जैसा होता है। तो मतलब Br- कितना दूर है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब नॉर्मल ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रोमीन बहुत बड़ा एटम है, बट H- का साइज ब्रोमीन माइनस के अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक ही प्रोटॉन है, और H- में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो Z इफेक्टिव बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है, रिपल्शन का फैक्टर बहुत हाई हो जाता है। तो H- वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग बेस निकल के आता है, जिसकी वजह से आराम से H+ को यहाँ से हटाएगा, और उसके साथ साथ हम लोग
H माइनस के साथ H प्लस का एडिशन करा रहे हैं। तो H माइनस के साथ जब H प्लस का एडिशन होगा तो दोनों का हाइड्रोजन वाले पार्ट का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, बेसिकली हम लोग को H2 गैस का फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो NaH हुआ या KH हुआ, एग्जैक्टली सेम कहानी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ये दोनों रिएक्शंस नोट करो पहले। अगर हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन की बात करें तो न्यूमरस रिएक्शंस है, बहुत सारे रिएक्शंस में चीज करा सकते हैं हम लोग, बट हम लोग को सिमिलैरिटी के हिसाब से बात करना है, तो इसलिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स का तो ध्यान रखना है, जैसे एक ये पार्ट है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है, NaH और KH वाला पार्ट, ये जरूरी होता है थोड़ा। बाकी केसेस अपने फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन के ऊपर सिंपलिस्टिकली डिपेंड करेगा। इसमें थर्ड रिएक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें तो 10वीं क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा था, अगर हम लोग मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो इस केस में H प्लस हटता है, OH माइनस बनता है और वो H प्लस वाला पार्ट H2 के फॉर्मेट में बाहर निकल जाता है। तो अगर हम लोग सेम काम अल्कोहल के साथ कराएं, सोडियम मेटल के साथ, इनफैक्ट इस चीज़ को Na मेटल टेस्ट में यूज़ भी किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, उसको कहीं भी एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, इस चीज़ को हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन में डिस्कस करेंगे। वैसे हाइड्रोजन जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पे H2 के फॉर्म में बाहर निकाले जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव हाइड्रोजन। तो जब भी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ तो सारे के सारे एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। अगर उनका रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल के साथ कराएंगे या पोटेशियम मेटल के साथ कराएंगे तो बेसिकली ये H वाला पार्ट H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, सोडियम वाला पार्ट अंदर आएगा। ये चीज़ बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस केस में अपने रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम लोग सोडियम और पोटेशियम वाले पार्ट का रिएक्शन कराएं तो आराम से यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। अगर Na हुआ तो Na, K हुआ तो K, और इसके अलावा हम लोग H2 गैस वाले पार्ट को बाहर निकाल के हटा सकते हैं। इस एक रिएक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद चौथा रिएक्शन डिपेंड करता है मेरे मन के ऊपर कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जैसे मान लो अगर ये अल्कोहल दे रखा, फिनॉल, तो इसका तो हम लोग जो मर्जी चाहे रिएक्शन करा सकते हैं। जो मर्जी चाहे रिएक्शन का मतलब, इसका रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहल के साथ ही करा दें, एल्कोक्साइड आयन के साथ, तो हम लोगों को फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। मतलब हम लोग को अगर अपने विलियमसन सिंथेसिस में फिनॉक्साइड आयन चाहिए तो उस फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन के लिए हम लोग इस फिनॉल का रिएक्शन एल्कोक्साइड के साथ ही करा करके उसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में एल्कोहल प्लस फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जो सिंपली फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड रिएक्शन है। अगर मान लो ये कंपाउंड की बात करते हैं, मान लो ये कंपाउंड ले लेते हैं, OH वाला पार्ट, इसका रिएक्शन हम लोग NaSCO3 के साथ करा के देखना चाहते हैं कि मेरा ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, PHO माइनस वाला पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इस केस में एक चीज मालूम होगा कि कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। फिनॉल बहुत ही स्लाइटली एसिडिक पार्ट है, मतलब 6.7 के अराउंड pH है। तो अगर हम लोगों का कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड में कन्वर्ट हो रहा, तो ये रिएक्शन वाला पार्ट फिजिबल नहीं है। अगर रिएक्शन फिजिबल नहीं है तो ये एल्कोक्साइड आयन यहाँ से नहीं बन पाएगा। इस तरह के पार्ट का भी थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना है। तो बेसिकली हम लोग मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो अलग केस है, बट अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं कंसिडर कर रहे तो हम लोग का जो सबसे प्राइमरी पार्ट था फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, बेसिकली हम लोग उसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है, नोट कर लो इस चीज को। और अगर इतने दूर का कहानी छाप लिया होगा तो इसके बाद, अरे सुमन तो आज क्लास में है, क्लास में कैसे भाई तुम?
अगर इतने दूर का कहानी नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग विलियमसन सिंथेसिस वाले पार्ट पे आराम से मूव कर सकते हैं। उसमें एक चीज तो तुमको समझ में आ चुका है अब तक, रिएक्शन तो बड़ा सिंपल सा है। आर एक्स वाले पार्ट का रिएक्शन आर डैश ओ माइनस के साथ कराए, यहाँ से एक्स को हटाए और प्रोडक्ट वाले पार्ट में। इससे घटिया चीज तो कुछ हो नहीं सकता समझने के लिए। मतलब ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो डूब मरो कहीं जा करके, SN2 रिएक्शन का एलिमेंट्री पार्ट है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये चीज ध्यान रखना होगा जो हम लोग सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे SN2 में, द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट गिव SN2 रिएक्शन। उस पार्ट का थोड़ा बहुत यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा कि ये सब कंपाउंड्स SN2 रिएक्शन नहीं दे सकते, इसलिए भी हम लोग विलियमसन सिंथेसिस वाले पार्ट को SN2 का बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन लेते हैं। मतलब अगर अगर हम इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पास आउट बैच में पढ़ाए तो हम विलियमसन सिंथेसिस को यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, उसको हम लोग SN2 रिएक्शन के टाइम पे हम डिस्कस किया करेंगे। बट 12th क्लास के टाइम में हमको सीक्वेंस थोड़ा चेंज करना पड़ता है, वरना तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये सवाल कौन से टॉपिक का है। पास आउट में टॉपिक नहीं चाहिए होता, पास आउट में बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए टॉपिक चाहिए होता है। तो इसीलिए इसको हम अलग से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बट अदरवाइज ये SN2 का सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन है। तो सिंपल, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके हेलोजन को हटाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। केसेस ध्यान ये रखने हैं कि कौन से कंपाउंड्स में हम लोग SN2 रिएक्शन नहीं कराते थे, उन सब कंपाउंड्स में हम लोग SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बना सकते, और बाकी तो आराम से धड़ाधड़ प्रोडक्ट बनाते जा सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है, SN2 में वॉल्डेन इन्वर्जन होगा, तो आराम से क्वेश्चन छापना शुरू करो। फाइंड द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग केसेस, और फाइंड द प्रोडक्ट्स में मेजर की बात कर रहे हैं हम लोग केवल। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। फटाफट क्वेश्चन नोट करते जाओ, खटाखट सवाल सॉल्व करके देखते चले जाओ, ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे इसमें, बहुत सिंपल चीज है ये। और यहाँ पे मेटल में Na हो या K हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो लेना लेते रहो। चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करो पहले, 10।
इसमें कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना आराम से। सर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइए ना। ये डाउट थोड़ा ही है। आज सैटरडे है ना? हाँ, कल संडे है, कल छुट्टी है हम लोग का। आज रात में याशी होगा, 500 सब्सक्राइबर हो गए। तुम लोग पढ़ाई करना, हम लोग मस्ती करेंगे आज। सर कुछ लेक्चर प्राइवेट दिख रहा है। तो अलग ही रोना रोते रहता है। लेक्चर प्राइवेट है तो प्राइवेट दिख रहा होगा। तुम पब्लिक में काहे है? तुम प्राइवेट में आ जाओ। प्राइवेट में ही है सर, फिजिक्स का लेक्चर 3 और 4 यार प्राइवेट उसमें दिख रहा है। तुम्हारा शायद से वो था ना, तुमसे बोले तो थे एक नंबर पे मैसेज कर लेना, उनसे बात करना। हम सब चीज इन सब मोह माया से ऊपर उठ गए हैं। हम अब मेरा काम है केवल पढ़ाना। देख रहे हो तुम लोग कितना मजे से पढ़ा रहे हैं, हम एकदम मजे से खुश होकर के पढ़ा रहे हैं। तो अब सारा काम सर वो किसी कर को नहीं लिया। दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा तो हम बोले तो एक नंबर पे मैसेज कर दे। वो नंबर पे वो लोग, वही लोग सारे बाकी लोग कर रहे हैं सब मैनेज। जो भी लेक्चर अपलोड हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, सब वही कर रहे हैं। हम बस पढ़ा रहे हैं और हम दूसरे दूसरे आइडियाज पे काम कर रहे हैं बेसिकली। दूसरे वाले केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि PHBr अराइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन नहीं होता है, तो इस पे कोई रिएक्शन हम लोग का नहीं होगा। थर्ड वाले केस में हम लोग का O- वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से जब Br को हटाएगा तो आराम से 3 का कार्बन चेन है, इस पे ऑक्सीजन, उसके ऊपर फिर से आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आराम से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। फिर जब फोर्थ वाले केस में हम लोग कम कंसंट्रेशन लेके चलेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर -4 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Br को हटाएगा तो 2 कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन, उसके ऊपर एक और कार्बन, ये प्रोडक्ट बनेगा। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में भी हम लोग इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके जब Br को हटाएंगे तो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑल्दो बहुत सिंपल सा है, बट इसको कराने के पीछे लॉजिक ये था कि तुमको आइडिया लग जाए कि हम लोगों को अगर एक प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग उसको एक तरीके से नहीं बना सकते, उसको 2 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके से बनाने का मतलब अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल दोनों को चेंज करके भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से एक ही प्रोडक्ट बन रहा, मतलब
इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये दोनों तरीके का रिएजेंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑक्सीजन का माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का जो टर्शियरी बिटॉक्साइड आयन वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाले पार्ट पे एक CH3 का एडिशन हो जाएगा। बट क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट को स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल वाले ग्रुप के ऊपर SN2 रिएक्शन तो नहीं होता है, लेकिन सवाल में ये पूछा है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सवाल में ये नहीं पूछा फाइंड द विलियमसन सिंथेसिस प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सवाल में अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो इस केस में हम लोग का यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेसिक पार्ट है CH3O- आराम से E2 एलिमिनेशन करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे SN2 प्रेफरेबल नहीं होता, लेकिन E2 तो प्रेफरेबल होता है। Br हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, आराम से डी हाइड्रोहेलोजनेशन होगा। इस इक्वेशन वाले पार्ट को स्टार मार्क करके रखना, ये एक चीज थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है। आराम से हम लोग इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में नो रिएक्शन, क्योंकि PHO- रिएक्शन तो करना चाहेगा, लेकिन अराइल हैलाइड के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में हम लोग का रिएक्शन जब होगा तो O- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Br वाले पार्ट को हटाएगा। अगर उसको वहाँ से हटाया तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ पे O के साथ CH3 वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस केस में ब्रिज हेड के ऊपर हेलोजन ग्रुप है। अगर ब्रिज हेड के ऊपर हेलोजन ग्रुप है तो इस कार्बन के ऊपर रिएक्शन नहीं होता है, इसका मतलब इधर को भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों का कुछ बेसिक रिएक्शन था। आज के लिए हम तुम लोगों को कुछ होमवर्क नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम चाहेंगे कि तुम लोग सारे के सारे रिएक्शन पढ़ करके कंप्लीट कर लो ओवरऑल। और नेक्स्ट क्लास में ईथर का हाइड्रोलिसिस, ईथर का रिएक्शन विद HI और इपॉक्साइड का रिएक्शन, ये 3 पार्ट हम लोग का नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस में कुछ पार्ट बाकी है, जैसे अभी हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना सीखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे कि अगर ये रिएक्टेंट है, सॉरी ये प्रोडक्ट है, तो कौन से रिएक्टेंट से बना होगा, ये चीज आइडेंटिफाई करो। तो इस तरीके के 2-3 सर्टेन टाइप के फॉर्मेट में सवाल होगा, उन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ईथर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ईथर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, और उन मिसलेनियस क्वेश्चंस के करने के बाद हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन होगा NGP रिएक्शन। चाहे तो उसको पहले भी कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, बट हम सजेशन मतलब मेरे हिसाब से हम SN-NGP रिएक्शन वाले पार्ट को और EI एलिमिनेशन वाले पार्ट को, इन दोनों को हम सबसे लास्ट में करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक 3-4-5 केसेस हैं जिनको हम लोग को डिस्कस करना होता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है। अगर कोई DPP मिलता है तो DPP वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना, और बुकलेट में आज के लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा। किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आराम से पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और जैसे आज ये तुम लोगों का क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन किया है, इसी टाइप से हम हर रोज क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया करेंगे, और उसके बाद फिर क्लास अपना आराम से आगे शुरू कर लिया करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही।